देखा कमल, रिश्वतखोरी का अंजाम कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। क्या मतलब? हाँ कमल, इस बिल्डिंग को 6 माले की परमिशन मिली थी और इन्होंने 10 माले की बना दी। तेरा मतलब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? हाँ, वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने मेरे पिताजी की जान ली थी। मुझे मेरे पिताजी की मौत का सबूत तो नहीं मिला कमल, मगर इन बेगुनाह लोगों की मौत का सबूत मिल सकता है निर्मल बिल्डिंग की फाइल से। हम जानते थे वो फाइल तुम्हारे पास ही होगी, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। देखा रमबीर, फंसते फंसते बच गया। वो फाइल मुझे दे दो, क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में बहुत पूछताछ होगी। सीबीआई वाले उस दुर्घटना के बारे में बहुत सवाल करेंगे। वो फाइल मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। वो फाइल मेरी जिंदगी है। रणबीर सेठ, वो फाइल मेरी भी जिंदगी है। अगर वो फाइल मैं आपको दे दूं तो मेरा भी वही हश्र होगा जो ठाकुर को हुआ था। कीमते, जगन धमालिया हर बेईमानी के गगन का सूरज है। हर काले काम को अपनी बेईमानी की तेज रोशनी में छुपा लेता है और तुम जैसे लोगों को जलाकर खाक कर देता है। श्री जगन धमालिया, इस कीमती की जान में तुम सबकी जान अटकी हुई है। अगर मुझे जलाने की कोशिश करोगे तो तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। आई बात समझ में? अरे कीमती भाई, फाइल आपके पास हो भाई या रणबीर के पास हो, घर की बात है। बस वो फाइल कानून के हाथ में नहीं जानी चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे है? ये बात समझाओ उसको। अरे यार, बगैर फाइल के केस चलता ही रहेगा और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे केस की गर्मा गर्मी भी खत्म होती जाएगी, जैसा अक्सर होता है। तो मैं चलूं? कीमतीलाल, एक बात याद रखना कि अगर तुमने कोई चालाकी की और हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी किसी को कहा तो तुम्हारे इकलौते बेटे की लाश कफन के साथ तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही जरा। टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया? हाँ, अभी चेक करती हूँ। कमल, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? मुझे एक ऑफर मिली है और मैंने कबूल कर ली, तुमसे पूछे बगैर। कैसी ऑफर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर प्रसाद ने मुझे ऑफर दी है कि मैं उनका ग्रुप ज्वाइन कर लूं। वो इतने बड़े वकील हैं, मैंने फौरन हाँ कर दी। ठीक किया ना? याद करो कीमती बाबू, जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच शक्कर का 200 रुपए लेते थे, उसमें मेरे को भी 1% कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच शक्कर का 1000 रुपए कर दिया। बिल्डिंग के पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। आपके पास तो नोटों का भंडार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5% कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था। कहाँ गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा हजम हो गया। कैसेट रिकॉर्डर में बाबूजी की आवाज। वो जब मैं अब्बास भाई की दुकान पर कैसेट प्लेयर ठीक कराने गई थी, वहां मेरी मुलाकात बाबूजी से हुई। वो कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद वो चाय की दुकान जो अब्बास भाई की दुकान से लगकर है, वहां जाकर बैठ गए। और तुम्हारे जाने के बाद जब अब्बास भाई ने टेप रिकॉर्डर बनाना शुरू किया होगा, तब बाबूजी और चाय वाले की आवाज इसमें रिकॉर्ड हो गई होगी। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5% कर दी। अब भी कहेंगे आप, आपका दिल साफ है? उस दिन मैंने आपको एक बेटे की हैसियत से सवाल किया था और आपने झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन आज मैं सबूत के साथ आया हूं। इस टेप में आपके सारे कारनामों की दास्तां आप ही की आवाज में मौजूद है।
क्या आप भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना है, मगर अपनी सफाई में नहीं, बल्कि आज हकीकत बयान करनी है। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत ली है, मैंने सारी जिंदगी कालाबाजारियों का साथ दिया है, मगर किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? हाँ बेटे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना रिश्वत के पैसे से आज तक मैंने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं तो आज तक वही पुरानी पतलून, यही पुरानी कमीज पहनकर ऑफिस जाता हूं, यही पुरानी साइकिल लेकर इसी पर बैठकर ऑफिस जाता हूं। अपने लिए क्या खरीदा मैंने? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काला बाजार के मैदान में कोलू के बैल की तरह चक्कर काट काट के जो पैसे निकालता रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे दौलत चाहिए या ऐशो आराम चाहिए। तुम होते तो कहते ना। रिश्वत की यह कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर मैं अस्पताल में उस लालची डॉक्टर को रिश्वत न देता तो न तुम्हारी मां का ऑपरेशन होता और न तुम जिंदा पैदा होकर इस दुनिया में आए होते। और रिश्वत, जैसे आजकल की इज्जत की जबान में डोनेशन कहा जाता है, अगर मैं वो डोनेशन न देता ना तो तुम्हें किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला न मिलता। वही डोनेशन अगर मैं कॉलेज में न देता तो तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला न मिलता। आज जो तुम पढ़ लिखकर समाज में, सोसाइटी में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, उसके लिए पैसा लगता है, मुफ्त में नहीं आता है। मैं नहीं मानता इस बात को। और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे बड़ा करते हैं? हाँ तो जाओ पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को कैसे बड़ा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के एक गांव में जाओ, एक एक शहर में जाओ, कि गरीब के घर में जाको, पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं। तब वो तुमको बताएंगे कि वो हर सुबह जिंदा होते हैं और हर शाम को मर जाया करते हैं। पूछो उनसे कि उनकी कितनी औलादों को डिग्रियां नसीब होती हैं, और अगर डिग्रियां नसीब होती है तो कितनों को नौकरियां मिलती हैं। तो वो तुमको बताएंगे कि हजारों में एक, और वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। इसलिए बेटा, इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकती थी। संपत सेठ एक मामूली क्लर्क के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने उनकी फाइल रोकी और रिश्वत में कामनी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। और बताओ, ये आपने जो कानून की वर्दी पहन रखी है ना, ये भी मेरे रिश्वत के पैसों से खरीदी गई है। वरना तुमसे ज्यादा काबिल लड़का विजय रह गया और तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए बेटा, मैंने सारी जिंदगी जो बेईमानी का बोझ उठाया, काला बाजार किया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। हाँ, मेरी खुशियों के लिए किया। वो बिल्डिंग जिसके गिरने से सैकड़ों लोग मर गए, वो भी आपने मेरी खुशियों के लिए किया। उनका खून आपने और आपके साथियों ने मिलकर मेरे लिए बहाया। आज मुझे अपने आप से घिनाने लगी है कि मैं आपका बेटा हूं। ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है वो सब दूसरों से छीना हुआ है। मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं ये सब तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपको गिरफ्तार करके इसका प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी औलाद को जो वर्दी खरीद के दे रहा हूं, एक दिन उसी को पहनकर वो मुझे गिरफ्तार करने आएगा। खैर, अपनी अपनी तकदीर लो, पूरी कर लो अपनी तमन्ना। ये क्या कमल, तू अपने पिताजी को हथकड़ी पहनाएगा? पहना लेने दो शांति, इसे अभी दुनिया में बहुत सारे सबक सीखने हैं। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में अगर कोई शरीफ आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन अगर एक बेईमान आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं। चलिए। कीमतीलाल हाजिर हो। जज साहब, कितनी अजीब सी बात है।
ये वकील जो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रही है मेरी बहू है, और इंस्पेक्टर जो मुझे गिरफ्तार करके लाया है मेरा बेटा है। ये है आज की नई पीढ़ी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। श्री कीमती लाल, क्या यह सच है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे? सच। तो यह भी सच होगा कि फाइलें आपके हाथ से होकर गुजरती थी? जहाँ ज्यादातर फाइलें मेरी टेबल से होकर गुजरा करती थी। तो फिर निर्मल बिल्डिंग की फाइल भी आप ही के हाथ से गुजरी होगी? जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर वो फाइल पास कैसे हुई? उस पर ठप्पा किसने लगाया? मुझे क्या मालूम। अक्सर ऐसे होता था कि कुछ फाइलें ठाकुर साहब के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करती थी, उस पर ठप्पा मार के पास कर दिया करते थे। हो सकता है ये फाइल भी ठाकुर साहब ने पास की हो। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर साहब भी रिश्वतखोर थे, वो भी कालाबाजारी करते थे। एक मिनट, वो भी कालाबाजारी करते थे क्या मतलब? ये नहीं मैं भी कालाबाजारी करता हूँ, मैं भी रिश्वतखोर हूँ। आप कहना क्या चाहती? मैं नहीं कहना चाहती, बल्कि आपने खुद अपनी आवाज में अपने जुर्म का इकबाल किया है, जिसका सबूत ये टेप रिकॉर्डर है। वकील साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये आवाज मेरी है? सबूत है, एक ऐसा सबूत जो ये साबित कर देगा कि आपकी आवाज है। मैं भगवान का हाजिर नाजिर करके कसम खाता है, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच जोड़ के कुछ भी बोलेंगे नहीं। मैं जज साहब मेरे को एक गारंटी देना मांगते हैं, मैं सच सच बोलूंगा। ये लोग मेरा कपड़ा उतार के नंगा तो नहीं करेंगे ना? ऑर्डर। घबराओ मत कुट्टी, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई 2 आवाजें सुनी, उसमें से एक आवाज तुम्हारी है ना? हाँ मेरा आवाज है। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि उसमें जो दूसरी आवाज है वो किसकी है? चुप क्यों हो? सच सच बताओ कुट्टी, वरना। नहीं, मैं सच सच बोलेंगे। ये आवाज बाबूजी का है। तुम झूठ बोल रहे हो कुट्टी, वो आवाज मेरी नहीं है। नहीं तो क्या मेरे बाबू की आवाज है? इतने बुड्ढे हो गया काली पकड़ झूठ बोलता है। अभी जज साहब ने गारंटी ली है आपको नंगा नहीं करेगा, फिर गाय को बात करता है। कुट्टी मेरे खिलाफ देखे तू मेरे को पढ़ाने की कोशिश करता है क्या? मेरे को मालूम वो टेप रिकॉर्ड में मेरे आवाज नहीं, तू तेरा आवाज भरा है, मेरे को पता नहीं है। क्या मेरे आवाज का नकल? बिल्कुल मेरा आवाज जैसा। ये मेरा आवाज निकाल के तुम किसी दिन मेरे को एक दिन पता देगा। सुनिए साहब, ये खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं इस जैसी आवाज निकाल सकता हूँ, इसको फंसा सकता हूँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि किसी और ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की हो और मुझे फंसाने की कोशिश की हो? जज साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कानून सिर्फ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाज की बुनियाद पर किसी को गुनहगार ठहरा सकता है? मुलजिम का कहना सही है, सिर्फ टेप की आवाज की बिना पर इन्हें मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई और गवाह या सबूत हो जिससे मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा सके तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। एक गवाह है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा गवाह है, उसको सब कुछ मालूम है। बाबू जी रिश्वत लेता था, मेरे को कमीशन देता था, उसको सब कुछ मालूम है। कौन है वो गवाह? 211, एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दुकान में काम करता था, उसको बाबूजी का शक्कर का पूरा चक्कर मालूम है। ठीक है, उस लड़के को कल अदालत में पेश किया जाए, उसका बयान सुनने के बाद ही ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी।